डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। तो हमने कुल उपयोगिता की परिभाषा पढ़ी थी और उसके बाद सीमांत उपयोगिता की परिभाषा पढ़ी थी कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वो सीमांत उपयोगिता कहलाते हैं। ठीक है, दोनों में हमने संबंध पढ़ा था डायग्राम के माध्यम से कि कुल उपयोगिता का जो वक्र है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी का वक्र इस प्रकार का होता है, जबकि सीमांत उपयोगिता का जो वक्र वो है वो इस प्रकार का होता है। यानी एक बिंदु पर जहाँ पर ये अधिकतम होती है उस बिंदु पर कुल उपयोगिता जो है सीमांत उपयोगिता क्या होगी, शून्य होगी और उसके बाद ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो इस दोनों में हमने पढ़ा था क्या संबंध होता है। चार संबंध पढ़े थे कि प्रारंभ में जब कुल उपयोगिता जब तक गिरती जाती है सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। दूसरा संबंध पढ़ा था कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है उसी तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी, शून्य। यहाँ पर जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तो सीमांत उपयोगिता क्या है, शून्य। तीसरा हमने पढ़ा था कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो उस बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ सेटिस्फिकेशन, पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई या अधिकतम संतुष्टि का बिंदु। यह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु है। चौथा संबंध हमने पढ़ा था कि जब कुल उपयोगिता गिरने लगती है, यहाँ के बाद गिरने लगती है, तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य होने, ऋणात्मक होने लगती है। तो ये चार संबंध हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में पढ़े थे। तो कुल उपयोगिता वक्र का आकार पढ़ा था और सीमांत उपयोगिता वक्र का आकार हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं ढायका चित्र के माध्यम से भी हमने पढ़ लिया था और हमने तालिका के माध्यम से भी हमने ये चीज़ क्लियर कर ली थी। ठीक है, अब हम एक नए नियम को पढ़ते हैं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। प्रत्येक साल में ये जो है प्रश्न निश्चित रूप से आता है। ठीक है, तो अब ये कौन सा नियम है, हम नियम जो है उसको पढ़ते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये नियम क्या कहता है। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता की जब हमने अर्थ परिभाषा पढ़ी थी तो उससे जुड़ा हुआ है ये। और परिभाषा में हमने पढ़ा था कि जब किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई को अगर बढ़ाया जाता है, यानी किसी वस्तु की मात्रा को उत्तरोत्तर बढ़ाया जाता है, तो कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन होता है वो सीमांत उपयोगिता कहलाती है। ठीक है, तो हमने बात की थी कि सीमांत उपयोगिता जो वक्र है वो गिरता हुआ होता है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। अब ये क्या है ये नियम, इस नियम का अर्थ या परिभाषा पढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, अगर इसका अर्थ व परिभाषा पढ़ें अपन तो सिंपल सा नियम है और दैनिक जीवन में आपके उपयोगी भी है। दैनिक जीवन में भी हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। इस नियम को कह सकते हैं कि पहली बात तो है इसे गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। ये याद रखना है, एक नंबर का प्रश्न आ सकता है कि गॉसेन का प्रथम नियम किस नियम को कहा जाता है, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक विद्वान हुए हैं गॉसेन, जिन्होंने सबसे पहले इस नियम की व्याख्या की थी, इसलिए इसे गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। गॉसेन का द्वितीय नियम भी है, आगे हम पढ़ेंगे, जो सम सीमांत उपयोगिता नियम है वो गॉसेन का द्वितीय नियम कहलाता है, लेकिन इसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। ज़्यादातर प्रश्न एक नंबर का बनता है कि गॉसेन का प्रथम नियम किसे कहते हैं, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को ही गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं। अब ये नियम क्या है इसकी परिभाषा, कि सामान्यतः ये नियम सभी जगह लागू होता है। ये एक नियम सार्वभौमिक नियम है। ये जो नियम है वो सार्वभौमिक नियम है, इसका मतलब सभी स्थानों पर ये लागू होता है। जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उत्तरोत्तर उपभोग करते हैं, तो ये नियम लागू होता है। अब ये नियम क्या कहता है, सिंपल सा नियम है कि जब भी हम किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं, उत्तरोत्तर बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी किसी वस्तु के प्रयोग को हम बढ़ाते हैं या उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, उसकी इकाइयों को बढ़ाते हैं, तो हमें
जो सीमांत उपयोगिता है वो गिरती हुई प्राप्त होती है। ठीक है, यानी प्रारंभ में सीमांत उपयोगिता अधिक मिलेगी, उससे दूसरी जो इकाई अन्य इकाई का प्रयोग करेंगे तो उससे कम मिलेगी, और उससे जो तीसरी इकाई का प्रयोग करेंगे तो और उससे कम मिलेगी। इस तरह ये नियम सिंपल सा नियम है कि जब भी उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है, किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाता जाता है, तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो गिरती जाती है। दैनिक जीवन में भी हम देखते हैं कि जैसे हमने पहली रोटी खाई, तो पहली रोटी जब भूख लगी थी तो पहली रोटी से उपयोगिता अधिक मिलेगी, कम मिलेगी? पहली रोटी से सीमांत उपयोगिता जो हो अधिक मिलेगी। फिर दूसरी रोटी खाई तो उससे थोड़ी कम, फिर तीसरी रोटी खाई तो उससे कम, चौथी रोटी खाई तो उससे कम। ठीक है, और 4 रोटी से आपका पेट भर गया, तो अब 5वीं रोटी का अगर आप प्रयोग करोगे तो क्या होगा? नहीं साहब, पेट भर गया, अब नहीं खाया जाएगा। और अगर आप फिर भी प्रयोग करोगे तो उपयोगिता धनात्मक होने की बजाय क्या होगी? ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, आपका पेट फूल भरने के बाद भी कहता है कि एक रोटी और खा ले, तो आप नहीं खा पाओ। इसी प्रकार केले का प्रयोग, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि केले का पहले केले से ज़्यादा मिलेगी, दूसरे केले उससे कम, तीसरे केले उससे कम, चौथे केले से उससे कम। तो इस तरह सीमांत उपयोगिता जो है वो क्या होती जाती है? गिरती जाती है। सिंपल सी अर्थ परिभाषा हो गई कि जब भी किसी वस्तु की इकाइयों का, किसी वस्तु की मात्रा या इकाइयों का, मात्रा कह दो या इकाइयों को कह दो, का प्रयोग या उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है, यानी एक एक करके लगातार प्रयोग कर रहे हो, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि एक रोटी अभी खाई, एक रोटी 1 घंटे बाद खाई, तो ये नियम काम नहीं करेगा। तो ये नियम कहता है कि किसी भी वस्तु की मात्रा को प्रयोग अगर उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए या किसी भी वस्तु की इकाइयों में हम अधिक प्रयोग करें, तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो घटती जाती है, और एक बिंदु के बाद अगर उसकी इकाइयों में वृद्धि की जाए तो जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वो गिरती जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा अर्थ क्या हो गया कि किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि की जाए तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः क्या होती जाती है? घटती जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। मार्शल ने भी इसी को प्रदर्शित किया है। मार्शल भी इसी नियम को अलग शब्दों में कहता है। मार्शल कहता है कि यदि किसी एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि हो, एक वस्तु का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो स्टॉक में वृद्धि हो तो अगर हम अतिरिक्त जो हमें संतुष्टि प्राप्त होगी, ठीक है, उस संतुष्टि की जो मात्रा है उसमें प्रत्येक वृद्धि से उस संतुष्टि की मात्रा में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। उन्होंने स्टॉक का शब्द काम में लिया कि किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ाएं अपन। ठीक है, स्टॉक मतलब कोई भी चीज़ अगर स्टॉक बार बार बढ़ाया जाए तो शुरुआत में इससे अधिक सीमांत उपयोगिता मिलेगी, लेकिन और भी स्टॉक बढ़ाया जा रहा है तो उससे जो संतुष्टि है वो हमें क्या होती है? गिरती जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस नियम को सिंपल भाषा में समझें, ठीक है, तो ये नियम कहता है कि किसी भी वस्तु की मात्रा को उत्तरोत्तर का मतलब हो गया लगातार प्रयोग किया जा रहा है। अगर बीच में समय का गैप आ गया तो ये नियम लागू नहीं होगा। तो ये नियम सामान्य भाषा में ये नियम कहता है कि किसी भी वस्तु की मात्रा को अगर इकाइयों में वृद्धि की जाए, उसका प्रयोग बढ़ाया जाए, तो अतिरिक्त इकाइयों के बारे में जो इकाइयों की वृद्धि की जाएगी उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता, संतुष्टि जो है वो क्रमशः कम होती जाएगी। और फिर भी अगर उसको प्रयोग किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, तो हम कह सकते हैं उसके बाद जो सीमांत उपयोगिता है वो ऋणात्मक होती जाती है। आपने सीमांत उपयोगिता नियम में भी यही पढ़ा था कि जो नियम है, आप इधर ज्यों जो TU बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, त्यों तो सीमांत उपयोगिता जो है उत्तरोत्तर क्या होती जाती है? गिरती। 5 इकाइयों में पढ़ा था आपने, और 6ठी इकाई का प्रयोग किया तो MBU जो क्या होगी? ऋणात्मक होती जाएगी। तो यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता है। यानी पहले केले से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अधिक है,
दूसरा केले, ये केले हो गए, ये उसके सीमांत उपयोगिता। दूसरे केले से 7, तीसरे केले से 4, ठीक है, या आप कह सकते हो 3, चौथे केला खाया तो 0, 3, चौथे केले से 0 और पांचवा केला खाया तो -2। इसका मतलब ये सीमांत उपयोगिता आपको ये याद रखना है कि किसी भी वस्तु की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, उसके प्रयोग को बढ़ाया जाए, तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती जाएगी? गिरती जाएगी। एक बिंदु तक जो है वो उसके बाद शून्य हो जाएगी, यानी 4 रोटी खा ली आपने तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाएगी, और फिर भी 4 से चौथी से 5वीं रोटी का प्रयोग किया आपने तो उससे प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता वो क्या होगी? गिरती जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता हास नियम कहा जाता है। याद हो गया ये नियम? सिंपल सी 2 लाइन का नियम है कि किसी भी वस्तु की मात्रा की इकाइयों को बढ़ाया जाए, मात्रा या इकाइयों को में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए, तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इसे ही सीमांत उपयोगिता हास नियम कहा जाता है। ठीक है, अब ये नियम कब लागू होता है? तो उसकी कुछ मान्यताएं हैं। तो नियम आपको याद रखना है कि इसका अर्थ आपसे पूछा जाए, 2 नंबर का प्रश्न आ जाए या 1 नंबर का आ जाए कि सीमांत उपयोगिता हास नियम से आप क्या समझते हैं, तो सीधा सा अर्थ है कि किसी भी वस्तु की मात्रा या इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाए तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है, यानी उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता का ह्रास होने लगता है। इसे ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। अब इस नियम का जो है मान्यताएं पढ़ते हैं अपन। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। तो मान्यता के बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी कि मान्यता क्या होता है। मान्यता का मतलब ये होता है कि कोई भी नियम तब लागू होता है जब कुछ शर्तें अगर रखी जाएं, कुछ शर्तों को पूरा किया जाए तो ही वो नियम लागू होगा। ठीक है, कोई भी नियम जितने भी पढ़ेंगे आगे, मांग के नियम पढ़ेंगे, पूर्ति का नियम पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में जितने भी नियम हैं उसके कुछ न कुछ मान्यताएं होती है या कुछ शर्तें होती है। अगर उन शर्तों का पूरा नहीं किया जाए, पालन नहीं किया जाए, तो वो नियम लागू नहीं होता। उसे ही उस नियम की मान्यताएं कहते हैं। तो ये नियम कब लागू होगा, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के जो लागू होने की क्या शर्तें होती है, क्या मान्यताएं होती है, उसको ध्यान रखना है। तो आपसे पूछ लिया जाए 3 नंबर का, 2 नंबर का, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कोई 2 मान्यताएं लिखिए। ठीक है, तो क्या नियम? ये पहली मान्यता तो वही कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। ये मान्यता हमने उसमें भी पढ़ा था, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी, ये इसकी पहली मान्यता है। और अगर हम देखें कि किसी भी वस्तु का अगर वो प्रयोग कर रहा है, ठीक है, उपभोक्ता, पहले जो शर्त क्या होगी, पहली मान्यता क्या होगी कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। ठीक है, और वह आर्थिक प्राणी है, ये भी इसको जोड़ सकते हैं अपन, वह आर्थिक प्राणी है। इसका मतलब विवेकशील प्राणी, जैसे हमने पहले ही चर्चा की थी कि उपभोक्ता हर वस्तु को खरीदते समय अपने विवेक का प्रयोग करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। ठीक है, और अब सोच समझ करके वस्तु का प्रयोग करता है, विवेक से निर्णय लेता है। भाई अगर एक शराबी है तो शराब का अगर प्रयोग उत्तरोत्तर वो बढ़ा रहा है तो शराबी को तो कुछ नशा है, होश ही नहीं रहता, तो फिर उससे जितना शराब पिएगा उसको उपयोगिता का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो विवेक से निर्णय नहीं लेता। विवेक से निर्णय लेने का मतलब क्या होगा कि अपने धन यानी अपने पैसे और वस्तु की मात्रा दोनों को सोच समझ करके वो व्यय करता है। ठीक है, विवेक से निर्णय लेता है, उसे विवेकशील प्राणी कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो अपने विवेक से निर्णय लेते हैं ना, भाई शक्कर के भाव क्या हैं, 38 है, 42 हो गई, तो अरे यार भाव बढ़ गए तो हमें ऐसा करना कम ले लें। ठीक है, तो मुद्रा और वस्तु की मात्रा, इस सब का निर्णय हम सोच समझ के लेते हैं। तो यही शर्त पहली है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और आर्थिक प्राणी है। आर्थिक प्राणी का मतलब हर निर्णय वो
अर्थ की दृष्टि से, मुद्रा की दृष्टि से सोच समझ के खर्च कर। तो ये पहली, इस नियम की जो पहली शर्त है, ठीक है, पहली मान्यता है, याद रखना है मान्यता है। पहली से मान्यता क्या होगी? उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। नंबर 2, जो हमने दूसरी जो शर्त पढ़ी थी वो है उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापा जा सकता है, और वो भी किस में मापेंगे? मुद्रा में। उपयोगिता को मापा जा सकता है, उसे किस में मापेंगे? मुद्रा में। मुद्रा में मापा जाता है, ये दूसरी मान्यता। इसका मतलब जो गणनावाचक दृष्टिकोण हमने पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं अभी। तो प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापा जा सकता है, ये नियम ध्यान रखना है। ये शर्त है, ये मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापा जा सकता है। रोटी से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, कार से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, पंखे से प्राप्त होने वाली, यानी हर वस्तु से प्राप्त होने वाली वस्तु जो है उपयोगिता को मापा जा सकता है। और किस में मापेंगे? यूटिल्स में, ठीक है। तो दूसरी मान्यता क्या होती है? प्रत्येक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापा जा सकता है, यानी कौन से दृष्टिकोण का समर्थन करता है? ये करता है गणनावाचक दृष्टिकोण का, ठीक है। और उसको किस में माप सकते हैं? उसे मुद्रा में मापा जा सकता है, यानी हर वस्तु से को किस में नापेंगे? मुद्रा में, ठीक है। भाई पेन की कीमत 5 रुपये, माचिस की कीमत 2 रुपये, ठीक है, और रोटी की कीमत 5 रुपये, 7 रुपये, यानी हर वस्तु को किस में मापा जा सकता है? उसकी उपयोगिता को किस में माप सकते हैं? मुद्रा में माप सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी मान्यता होगी कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। नंबर 3, तीसरी मान्यता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। ये शर्त होनी जरूरी है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है। तीसरी मान्यता क्या है? कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता जो है वो क्या होती है? उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर उसमें बदलाव हो रहा है तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। सीमांत उपयोगिता कैसे? कि भाई 5 रुपये जितनी वैल्यू उसकी वर्तमान में है उतनी ही आगे कल भी होगी। अगर हम लगे कि भाई किसी की वस्तु के भाव बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो वो उस वस्तु की मात्रा में हम क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी उपयोगिता जो उस अगर अस्थिर होती और अस्थिर होगी तो हमारा वर्तमान निर्णय प्रभावित होगा। इसलिए ये माना जा सकता है कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, यानी अगर 1 रुपये से 1 रोटी आती है वर्तमान में, तो दूसरे रुपये से भी 1 रोटी आएगी, तीसरे रुपये से भी 1 रोटी आएगी। ऐसा नहीं होगा दूसरे अगर आज 1 रोटी आती है तो कल उससे 1 रुपये के 2 रोटी आने लग जाएगी, ऐसा नहीं। इसका मतलब मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। तीसरी नियम। चौथी जो मान्यता है, वस्तु की इकाइयां समरूप होनी चाहिए। वस्तु की इकाइयां समरूप होनी चाहिए। समरूप होती है। ये मान्यता क्या है? कि जितनी भी वस्तु को हम प्रयोग कर रहे हैं, पहले केला, अगर पहला केला या पहली सेम है वो छोटी है और दूसरी सेम बड़ी हो गई, यानी वस्तु समरूप कहाँ है? एक छोटी है और एक बड़ी है, तो फिर ये नियम लागू नहीं हो, ठीक है। अगर पहली सेम बड़ी हो गई, पहली सेम 200 ग्राम की है और दूसरी सेम 100 ग्राम की है, तब तो उपयोगिता में अंतर समझ में आ गया ना, कि पहली उपयोगिता पहली सेम बड़े आकार की है, इससे मतलब उसका पेट भर जाएगा, तो दूसरे छोटी है तो भी उससे उपयोगिता में, सीमांत उपयोगिता में फर्क आ जाएगा। यानी जितनी वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर पहली रोटी बड़ी है, मोटी है, और दूसरी रोटी पतली है, तो भी सीमांत उपयोगिता में फर्क आ रहा है। इसका मतलब जितनी भी वस्तु प्रयोग कर रहे हैं वो सब समरूप होनी चाहिए। वस्तु की जो क्वांटिटी है उसमें कोई बदलाव नहीं होना
चाहिए। पहली रोटी मोटी और दूसरी पतली हो गई तो नियम लागू नहीं, क्योंकि जितनी भी रोटियां प्रयोग कर रहे हैं वो सब एक जैसी है, ठीक है, एक ही साइज की है। जितनी भी सेम प्रयोग कर रहे हैं वो सब सेम एक ही साइज की है। जितने भी केले प्रयोग कर रहे हैं वो सब एक ही टाइप के होने चाहिए। पहला केला अगर मीठा ज़्यादा है और दूसरा केला थोड़ा कम मीठा है तो भी उसे नियम लागू नहीं होगा। इसका मतलब जितनी भी वस्तुएं हम प्रयोग कर रहे हैं उन सब की इकाइयाँ क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। छोटा बड़ा या खट्टा मीठा या अन्य किसी तरह का अंतर नहीं होना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। ठीक है, तो वस्तु की जो इकाइयां हैं वो कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए। नंबर 5वीं मान्यता, उपभोग की क्रिया सतत, सतत का मतलब हो गया कंटिन्यू, सतत यानी लगातार होनी चाहिए। 5वीं मान्यता क्या होगी कि उपभोग की जो क्रिया है वो लगातार होनी चाहिए। बीच में अगर गैप आ गया, जैसे एक रोटी अभी खाई हमने 10 बजे, एक रोटी 11 बजे खाई, एक रोटी 2 बजे खाई, तब तो फिर सीमांत उपयोगिता में भी अंतर आ जाएगा, फिर ये नियम लागू नहीं होगा। यानी जो उपभोग किया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। एक रोटी खाई, उसके तुरंत बाद दूसरी रोटी, उसके तुरंत बाद तीसरी रोटी, उसके तुरंत बाद चौथी रोटी। अगर उपभोग की जो क्रिया में अंतर हो गया, समय हो गया, बीच में अगर टाइम का अंतर हो गया, तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है पहली रोटी के बाद दूसरी रोटी से ज़्यादा उपयोगिता मिलने लग जाए, क्योंकि एक रोटी आपने 9 बजे खाई थी, दूसरी रोटी 11 बजे खाई। 9 बजे कम भूख थी, ठीक है, और 11 बजे ज़्यादा भूख लगी तो पहली से दूसरी रोटी ज़्यादा उपयोगी हो जाएगी, सीमांत उपयोगिता ज़्यादा देगी, इसलिए ये नियम लागू नहीं होगा। तो नियम क्या है, ये नियम कब लागू होगा, यानी उपभोग जो है वो लगातार होना चाहिए। पहला केला खाया तो उसके तुरंत बाद दूसरा केला, उसके तुरंत बाद तीसरा केला, उसके तुरंत बाद चौथा केला, यानी जो उपभोग कर रहा है उपभोक्ता, वो उपभोग की जो क्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, लगातार या कंटिन्यू होनी चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। 5वीं मान्यता हो गई। और लास्ट और अंतिम मान्यता है, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आय, अधिमान आदि में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6ठी मान्यता, अंतिम मान्यता क्या होगी कि उपभोक्ता की रुचि में कोई बदलाव नहीं होना। जब तक उपभोग किया जा रहा है, उपभोक्ता किसी वस्तु को काम में ले रहा है, तब तक उसकी रुचि में बदलाव नहीं है, फैशन में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, उसकी आय में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अधिमानता में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों को स्थिर मानना चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। क्योंकि अगर हो सकता है उपभोक्ता की रुचि बदल जाए कि यार पहली चीज़ अभी मैं केला खा रहा हूँ, नहीं, एक केले खाने के बाद नहीं कि यार सेब खाना, केला नहीं खाऊंगा दूसरा, तो फिर रुचि का, तो यानी रुचि में बदलाव हो गया। ठीक है, फैशन में हो सकता है कोई चीज़ काम में ले रहे हो और तुरंत आपको पता लगा कि दूसरी वस्तु का प्रयोग करते समय उसकी फैशन में बदलाव आ गया, ठीक है, तो ये नियम लागू नहीं होगा। उसकी आय में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, अभी उसकी उपभोक्ता की आय कम है तो वो अधिक प्रयोग कर रहा है, उसको पता लगे कि उसकी आय तुरंत बढ़ गई, तो हो सकता है वो अच्छी वस्तु काम में ले ले, ठीक है, तो उसके आय में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। यानी उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आय, अधिमान आदि और समय, इस समय भी जोड़ सकते हैं अपन इसमें, समय का ऊपर भी आ गया में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अंतर मतलब परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन कह सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना है, ये उपयोग इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की कोई 3 मान्यताएं लिखी है, कोई 2 मान्यताएं लिखी है, तो एक एक मान्यता को आपको क्लियर समझना है। ठीक है, तो क्या क्या मान्यताएं होती है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की। नंबर 1, उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है, इसका मतलब उपभोक्ता
किसी भी वस्तु को खरीदते समय अपने विवेक से निर्णय लेता है, सोच समझ के निर्णय लेता है, अपनी आय और सब चीज़ों का ध्यान में रख करके निर्णय लेता है। ठीक है, वरना शराबी है या नशेला जो व्यक्ति नशा करता है तो उससे उपयोगिता में कोई नहीं है, उससे जितना नशा करोगे उससे ज़्यादा उपयोगिता मिलने लगेगी उसे। ठीक है, तो क्योंकि वो विवेक से निर्णय नहीं लेता, वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास आय है कि नहीं, पैसा है कि नहीं, उसे तो बस शराब चाहिए। ठीक है, तो क्यों विवेक से निर्णय नहीं लेता। तो उपभोक्ता, ये नियम कब लागू होगा? जब प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील तरीके से निर्णय लेता है, अर्थात उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। दूसरा मान क्या है? उपयोगिता को, प्रत्येक वस्तु को उपयोगिता को मापा जा सकता है। इसका मतलब ये नियम कौन से दृष्टिकोण का समर्थन करता है? गणनावाचक दृष्टिकोण का। इसका मतलब प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता को मापा जा सकता है, और उसे किस में मापेंगे? मुद्रा में। तीसरी मान्यता, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो कैसी होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, उसकी सीमांत उपयोगिता में बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी प्रत्येक वस्तु जो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है वो क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। चौथा, वस्तु की इकाइयाँ कैसी होनी चाहिए? समरूप होनी चाहिए। मतलब जितनी भी वस्तुएं प्रयोग कर रहे हैं वो सब एक जैसी प्रयोग करने चाहिए। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में बदलाव नहीं होना चाहिए। मुद्रा की जो उपयोगिता यानी 1 रुपया अभी जो मूल्य दे रहा है, दूसरा रुपया भी उतना ही मूल्य की वस्तु खरीद सकते हैं। अगर दूसरे रुपये से ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे तो यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता अस्थिर होगी, तो भी नियम लागू नहीं होगा। चौथा, मुद्रा की जो इकाइयाँ, वस्तु की जो इकाइयाँ हैं वो कैसी होनी चाहिए? समरूप। अगर वस्तु की इकाइयाँ छोटी बड़ी हो रही, ठीक है, मीठी, ज़्यादा मीठी या कम मीठी है, ठीक है, तो इनमें अगर हो गया तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा। यानी जितनी भी वस्तु उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है लगातार, उसकी सभी इकाइयाँ कैसी होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। पांचवा, उपभोक्ता की जो क्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? उपभोग की क्रिया कंटिन्यू, लगातार होनी चाहिए। समय बीच में अगर समय का गैप हो गया, समय का अंतर आ गया, तब भी ये नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि एक वस्तु अभी प्रयोग कर रहे हो, एक वस्तु 1 घंटे बाद प्रयोग कर रहे हो, तब ये नियम लागू नहीं होगा। यानी उपभोक्ता द्वारा जो चीज़ों उपभोग किया जा रहा है वो लगातार होना चाहिए। और छठी क्या है? उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आय आदि में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपके सीमांत उपयोगिता हास नियम की मान्यता। ठीक है, अब इससे नियम से जो जुड़ी हुई बातें हैं, ये नियम लागू क्यों होता है, उसके 2 कारण हैं। तो मान्यताएं या शर्तें हो गई आपके 5-6 शर्तें होगी या 5-6 मान्यताएं होगी कि सीमांत उपयोगिता हास नियम क्यों लागू होता है। ठीक है, अब सीमांत उपयोगिता हास नियम लागू होने के कारण, क्यों ये नियम लागू क्यों होता है? कोई भी नियम लागू क्यों होता है? तो अगर ये शर्तें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी है, अगर वो सारी शर्तें मानी जाए या वो सारी मान्यताएं मानी जाए, तो ये नियम स्वाभाविक रूप से हमेशा लागू होगा, सभी जगह लागू होगा, सभी वस्तुओं पर लागू होगा। ठीक है, अब ये लागू क्यों होगा, उसके कारण बताया है प्रोफेसर बोल्डिंग ने। एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर बोल्डिंग। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार ये नियम 2 कारणों से लागू होता है। प्रोफेसर बोल्डिंग जो एक अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार ये नियम 2 कारणों से लागू होता है। क्या कारण है? पहला, अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं। अपूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार ये नियम लागू होने का पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि प्रत्येक वस्तु जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उस वस्तु में और दूसरी वस्तु में जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उनमें वो एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है। यानी एक वस्तु और दूसरी वस्तु, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। एक की जगह आप दूसरी का प्रयोग नहीं कर सकते हो। हर वस्तु एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है, इसलिए ये नियम लागू होता है। यानी जो केला खा रहे हो तो केले की जगह केला ही प्रयोग कर सकते हो, आप सेब नहीं, क्योंकि जो केला संतुष्टि देगा वो केला ही दे सकता है, उसकी जगह सेब उतनी संतुष्टि नहीं देगा। तो हर वस्तु जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो एक दूसरे के क्या होती है?
अपूर्ण स्थानापन्न होती है और इसीलिए ये नियम लागू होता है। प्रोफेसर बोल्डिंग का मानना है कि प्रत्येक वस्तु जो हम प्रयोग कर रहे हैं, सभी वस्तुएं जो है वो एक दूसरे की क्या होती है, अपूर्ण स्थानापन्न होती है, इसलिए ये नियम लागू होता है। नंबर 2, अगर हम दूसरा कारण जानें, वो है विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति संभव। विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति संभव। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिसको पूरा किया जा सकता है। पूर्ति नहीं, तृप्ति कह सकते हो आप, पूर्ति, तृप्ति। विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति संभव। दूसरा कारण है इस नियम के लागू होने का कि सभी आवश्यकताएं की तृप्ति नहीं हो सकती, लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनको पूरा किया जा सकता है। कि यार पेट भरना है तो पेट भरना, कोई चीज़ खा लो आप, आपको पेट भर जाएगा। हालांकि सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती है, कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती है जिसको पूरा किया जा सकता है, यानी उनकी तृप्ति संभव है। प्यास लगी है, पानी पी लो, तृप्ति होगी। भूख लगी है, भोजन कर लो, पेट भर गया। तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है, कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं ऐसी होती है जिनको तृप्त किया जा सकता है, जिनको पूरा किया जा सकता है। इसलिए क्या हो रहा है कि अगर हम उस वस्तु को बढ़ाते जाएंगे तो आपका पेट भरता जाएगा, यानी तृप्ति होती जाएगी। इसलिए फिर आपको वही वस्तु लगातार मिलेगी, तो फिर उसके लिए उपयोग जो है वो नियम काम नहीं करे। तो हम कह सकते हैं कि कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती है जिसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो भाई हमने आज तक क्या पढ़ा, अभी तक क्या पढ़ा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ा हमने। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी भी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि की जाए तो उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, गिरती जाती है, और एक बिंदु के बाद जो है वो घटती या ऋणात्मक हो जाती है। इसी को सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसे गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था इस नियम की मान्यताएं या शर्तें क्या थी, 6 शर्तें हमने पढ़ी थी। और उसके बाद पढ़ा था ये नियम लागू होने के कारण। इस नियम से जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।